बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम हई और आज मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो शायद हर दफ़ा मैं ये कहता हूं कि बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है आजकल लोगों में और पाकिस्तान में शायद और ज़्यादा है और बाहर थोड़ी सी कम है, तो वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन जनरल एक जो ये बीमारी का नाम है, तो ये दो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं। सिम्टम्स दो तरह के हैं, लेकिन क्योंकि इनका इलाज भी तकरीबन मिलता जुलता है और इनकी जो वजूहात हैं वो भी मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको इकट्ठा ही एंजाइटी और डिप्रेशन ही कहते हैं। और बाज़ औक़ात दोनों को ओवरलैपिंग भी होती है कि तीन चीज़ें मतलब हो जाती हैं कि एंजाइटी अलहदा, डिप्रेशन अलहदा, और एंजाइटी और डिप्रेशन के दोनों के मिलते जुलते जो थोड़े से कॉमन सिम्टम्स साइंस हो जाते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे सबसे पहले, जैसे हम पहले शुरू करते हैं कि बीमारी भी दुनिया में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है, इसकी वजूहात क्या हैं। हम इसको शुरू करेंगे साइंस और सिम्टम्स से, ताकि आपको समझ आ जाए कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास किसी और बीमारी के साथ आते हैं, लेकिन वो समझते कोई और बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी या मैदे की बीमारी या पेट में गैस की बीमारी, लेकिन वो होती दरअसल एंजाइटी और डिप्रेशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जी एंजाइटी और डिप्रेशन जो है उसके सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं। तो पहले हम डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है ना जिसको, और ये फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ पेशेंट्स के लिए, आम लोगों के लिए है, तो डॉक्टर्स के लिए या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या हमसे मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो मैं तो एक जनरल फिजिशियन हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खासा है, 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं मतलब आम लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ। और इलाज भी मैं ऐसा इलाज नहीं बताऊँगा कि आप ये वीडियो देख के ही तो अपनी बीमारी का इलाज खुद कर सकें। तो पक्की बात है, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है इलाज, और ये डॉक्टर्स नहीं आपको इलाज बताना है। ये इवन फैमिली फिजिशियन इतनी इंडेमिक है कि हर आदमी शायद स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकता, तो ये आपको फैमिली फिजिशियन या जीपी भी बता सकता है। और पक्की बात है साइकेट्रिस्ट, तो फिर ये बेस्ट हैं इस चीज़ के लिए। और जो लोग अफोर्ड नहीं करते तो इवन बड़े अस्पतालों के साइकेट्री के आउटडोर्स में भी जा सकते हैं, तो वो तो बिल्कुल फ्री होता है। तो इस तरह है कि अब इसके डिप्रेशन के सबसे पहले सिम्टम्स आपको बताता हूँ। अच्छा, और इसमें थोड़ी सी ये भी बात है कि हमारे बहुत से दोस्त हैं, इत्तेफाक है, बाहर गए हुए हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बहुत से लोग साइकेट्री में गए हुए हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर आमिर रहमान, जो अमेरिका में होते हैं और साइकेट्री के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो उनसे मेरी अक्सर वो बहुत ज़्यादा चैरिटी का काम और अपने मुल्क को कुछ देना भी चाहते हैं, हमेशा उनसे मेरी बात होती है, हमेशा वो मुझे गाइड करते हैं और हमारी बड़ी डिस्कशंस होती हैं। और ज़्यादा उनकी डिस्कशंस में दवाइयाँ भी बहुत आती हैं, लेकिन मैं क्योंकि फिर बता रहा हूँ कि दवाइयों का हम इसमें इतना जिक्र नहीं करेंगे, तो क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए है, तो इसलिए मैंने उनसे बड़ी हेल्प ली है ये वीडियो बनाने में भी उनकी बड़ी हेल्प है, और उन्होंने तो हमें बहुत ज़्यादा बताया होगा, और हो सकता है उतना अच्छा मैं ना बता सकूँ। ठीक है, तो बहरहाल डिप्रेशन के आप साइन सिम्टम्स बताते हैं। तो ये है कि एक आपको पेशेंट ऐसा नज़र आएगा या आपको ख़ुद ही ऐसा महसूस होगा कि आप में कोई वलवला नहीं है, कोई जैसे किसी चीज़ की कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एहसास नदामत है, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में गिल्ट कहते हैं, गिल्ट। ठीक है, ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, नाउमीदी है, आपको फ्यूचर का लग रहा है कि मुस्तकबिल कुछ नहीं है, क्या है रखा है यार यहाँ पे मेरे लिए, क्या मैं ज़िंदगी में कर सकूँगा, कुछ भी नहीं कर सकूँगा। ठीक है, काम करने को दिल नहीं करता, सुबह उठते हैं तो सुबह भी थके होते हैं आप, ठीक है, और कुछ करने को दिल नहीं करता, सही है, और लगता है कि बिल्कुल जिस्म में ताकत है ही नहीं। ठीक है, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स है। लगता है मेरी सारी एनर्जी जो है ना, जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाने वाली होती है ना, जैसे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, उस तरह के हालात हैं आपके। ठीक है, और एक नज़र में जब आप देखेगा, डॉक्टर देखेगा तो उसको फ़ौरन क्लिक करेगा कि जैसे किसी बंदे का बेटा है या बेटी है, नहाने को दिल नहीं करता, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए उसने, तब कंघी करने को दिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसको तो फ़ौरन शक पड़ेगा, आपको पड़ना चाहिए आपको कि भाई ये लगता है कि ये इसको डिप्रेशन है। और जब आप इसका इलाज करेंगे तो जब आपको लगेगा भी अगले दिन वो बंदा आपको मिला है, नज़र आया है, तो उसने कंघी की हुई है, कुछ दिनों बाद, एक दिन में तो सॉरी मैं गलत बात की, एक दिन में तो नहीं फ़र्क पड़ेगा,
लेकिन अगर महीने बाद 2 महीने बाद आपको वही बंदा मन मिले जो पहले बहुत महीनों से वो उसके हालात ऐसे थे, कपड़े गंदे और नहाया हुआ नहीं, कंघी नहीं की हुई, कोई दांत नहीं साफ़ किए हुए, तो अगर वो आपको बड़ा फ्रेश नज़र आए, नहाया धोया, बड़ा खुश, तो आपको इससे शक पड़ना चाहिए कि भाई, या उम्मीद होनी चाहिए कि भाई लगता है कोई ट्रीटमेंट जो आपकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट दवाइयों वाला भी हो सकता है और साइकोथेरेपी भी हो सकती है, उसको प्यार मोहब्बत मिला, घर वालों ने भी उसका ख्याल किया, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब अगर ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि वो जो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स में, कि बड़ी आसानी से वो बंदा जो है ना गुस्सा चढ़ जाता है उसको, लड़े, हर बंदा लड़ने को पड़ता है, ठीक है जी। हर बंदा करीब से गुजरेगा तो लड़ पड़ता है, सही है। कोई किसी से बात करने को दिल नहीं करता उसका, सही है। कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, घर से बाहर नहीं निकलता, मोहल्ले में नहीं निकलता, दोस्तों में नहीं जाता। पहले जाता था, बड़ी खुशी से गपशप करता था, लेकिन अब उसका दिल नहीं करता बाहर। कभी दिल करता है रोने को, ठीक है। और कुछ लोग तो है रोएंगे, और कुछ लोग तो होते हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं रोते, लेकिन कुछ लोग रो लेते हैं, और कुछ ख़वातीन तो स्पेशली उनमें ज़्यादा है टेंडेंसी कि वो आसानी से रो लेती हैं। तो दिल करेगा रोने को, हर वक्त रोते रहेंगे, सही है, बगैर वजह के रोते रहेंगे। और एक और बात है इसमें कि इसमें ख्यालात आएंगे, हर वक्त दिमाग में मशीन चलेगी, ख्यालात पे एक ख्याल ख़त्म, दूसरा तीसरा, मोटर चल रही है, ख्याल आ रहे हैं। लेकिन अब आप ये ज़हन में रखें, हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर रहे हैं, इसमें ख्याल ऐसा नहीं होगा कि जो ख्याल बिल्कुल नामुमकिन हो, जैसे उसे लगे कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया हूँ, या मेरा भाई वज़ीर आज़म बन गया है, या जो कुछ अनहोनी बातें जो आपको भी पता है, उसको भी पता है कि यार ये नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ख्याल नहीं आएगा उसे। ख्याल सारे होंगे रैशनल, यानी जो हो सकते होंगे, लेकिन इतने ख्याल आएंगे, ख्याल पे ख्याल, तो जिसे कहते हैं ना, जो उसका कंटेंट होगा थॉट का वो नॉर्मल होगा, ठीक है। टू मैनी थाट्स, ओवरवेलमिंग थाट्स, अनलिमिटेड ऑब्सेसिव थाट्स, ठीक है। तो वो बंदा रात को ख्याल की वजह से क्या हो सकता है, उसको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, हर वक्त नींद, और या ज़्यादा चांस है कि नींद नहीं आएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ पे वो इतनी कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, सही है। तो ये तो हो गए डिप्रेशन के ज़्यादातर सिम्टम हो गए। अच्छा, और मैंने आपको बताया कि ये जो डिप्रेशन एंजाइटी कई दफ़ा जो सिम्टम्स हैं ओवरलैप करेंगे, कि इधर एंजाइटी इधर डिप्रेशन, और दरमियान में सिम्टम कुछ उसके, तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अब एंजाइटी जो है वो आएगा कि उसमें बड़ी आपको एक्सेसिव वरी होगी, परेशानी, हर परेशानी जनाब। और जो इसे कहते हैं जो होता है ना फाइट और फ्लाइट का रिस्पांस होता है, सही है जी। टेंस, हर वक्त टेंस रहते हैं, ठीक है। फियर, डर है, ठीक है। और रेस्टलेसनेस, टिक के एक जगह बैठ नहीं सकते, नींद नहीं आ रही, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा आप अगर बना लें ना कि एकदम जैसे बहुत ज़्यादा डर, जैसे एकदम खौफ आ गया, जैसे एकदम घर में चोर आ गए, एक दफ़ा एकदम पुलिस आ गई, एकदम तो इस तरह का हो गया ना, तो वो एक किस्म का वो एक अटैक होगा, सही है। उसको कहते हैं पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक जो होगा ऐसे होगा कि जैसे चेस्ट में पेन हो रही है, जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, सही है। जैसे चोकिंग हो गई है, और छाती पे प्रेशर, दिल की धड़कन बहुत तेज़, सही है। और ये कलाइयों में ये जो पाम्स हैं हमारी हथेलियाँ, हाथ, इसमें स्वेटिंग, इसमें पसीना, गीले हो जाएंगे, और या सुनो हो जाएंगे, ठीक है। अब रूल जो है हमारा, जो एक असूल है, असूल क्या है, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे को हार्ट की तकलीफ़ हो रही है और हम उसको समझें पैनिक अटैक है, या एक बंदे को पैनिक अटैक है और हम समझे हार्ट की तकलीफ़ है, इसमें ज़्यादा ख़तरनाक क्या है? ज़्यादा ख़तरनाक ये बात है कि उसको हार्ट का मसला हो रहा हो और हम उसे समझे कोई गाल नहीं यार, ज़रा दौड़ ला दिया, ज़रा सीढ़ियाँ चढ़ो, तो ज़्यादा हार्ट अटैक ज़्यादा ख़तरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग है वो। अगर आप उसको टाइमली अस्पताल नहीं ले जाएंगे तो हो सकता है एरिथमिया से किसी चीज़ से मर जाए वो। तो जो इसलिए आप हर पैनिक अटैक को हार्ट अटैक समझें और उसको पूरा आप क्लियर करें, उसमें सारी अब चीज़ें देखें उसकी, और अगर वो हार्ट अटैक ना निकले तो फिर आप उसको पैनिक अटैक समझें, सही है ना। तो पहले नंबर पे जब भी कभी किसी को ऐसा एंजाइटी का अटैक हुआ जो कि इसी तरह का आपका पैनिक अटैक, तो आपको लग रहा है हार्ट अटैक भी आता है, लेकिन आप उसको पहले
हार्ट अटैक का पूरा स्क्रीनिंग होगी उसकी, ठीक है ना। जैसे उसकी ईसीजी करा सकते हैं, जो ट्रॉप आई एक ब्लड का टेस्ट होता है, उसे पता लग जाता है हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इस तरह की सारी आप चीज़ें हार्ट स्पेशलिस्ट को दिल के अस्पताल की इमरजेंसी में चेक करा सकते हैं। तो रूल इज़ ऑलवेज रूल आउट हार्ट अटैक, ठीक है ना। कोई भी चेस्ट पेन होगी तो उसको आपने हार्ट अटैक समझना है, सही है। जब पता लगेगा कि कार्डियक दिल का मसला नहीं है तो फिर, और उसके बाद एक और मसला भी हो सकता है, इसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जो मैदे का जो तेज़ाब वगैरह ऊपर को आता है, जिसको रिफ्लक्स कहते हैं आम ज़ुबान में। तो रिफ्लक्स जो होता है उसके भी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल होंगे जैसे कि पैनिक अटैक के होते हैं, जैसे हार्ट अटैक के होते हैं। तो उसको भी आपने उसकी भी बर्निंग, चोकिंग, इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, ये नहीं हो सकता कि जिसको रिफ्लक्स है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, या जिसको रिफ्लक्स है उसको एंजाइटी नहीं हो सकती। एंजाइटी और रिफ्लक्स दोनों एक बंदे में आम है कि एंजाइटी की वजह से भी तेज़ाबियत होती है, तो ये एक बंदे में दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमने सारी ये तीनों चीज़ों को अपने नज़र में रखना है, ठीक है। तो और जैसे कि आप कहते हो आम मरीज़ आता है कि जी गैस, पेट से गैस चढ़ती है और वो जनाब ऊपर को जाती है, दिमाग को चढ़ती है, ये आम लोग कहते हैं। जैसे हमने एक पिछले IBS की भी वीडियो बनाई थी, तो IBS भी, उसका भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक दिमाग से था, ठीक है ना जी। तो इसी तरह ये एंजाइटी का भी ताल्लुक बेसिकली तो वही केमिकल लोचा वगैरह ही है ना। तो ये आप जहन में रखिएगा, ये घूमते घुमाते। और यहीं पे बात करूं कि ये जो इम्पोर्टेंस है एंजाइटी की या डिप्रेशन की, वो यही है कि हर बीमारी, बहुत सारी बीमारियों के पीछे एंजाइटी है। एंजाइटी ट्रिगर करती है उसको। एंजाइटी हार्ट का एंजाइना को भी बढ़ाएगी, एंजाइटी शुगर को भी ख़राब करेगी, एंजाइटी जो है रिफ्लक्स, ये मैदे के प्रॉब्लम्स को भी ज़्यादा करेगी। तो एंजाइटी जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और सारी बीमारियों में पीछे है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी। तो ये जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, ये सारे जो है ना, ये मेंटल इलनेसेस हैं, और इसके साथ ये आपस में बहुत सारी मेंटल इलनेसेस हैं, इनके सिम्टम्स ओवरलैप कर सकते हैं, सही है ना। कि अब इसमें बड़ी बीमारियां भी आती हैं ना, जैसे कोई शिज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर मेजर डिप्रेशन हो जाती है, फिर आपकी जो है जो एमनीज़िया, जो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फिर इससे बड़ी बीमारियां हैं, और लेकिन इनके सिम्टम्स आपस में ओवरलैप करते हैं, और एक आधे सिम्टम से इनको आप फ़र्क करते हैं। और दवाइयाँ भी इनकी बहुत सारी कॉमन है, ठीक है ना। अगर किसी को कोई मतलब ख्यालात की प्रॉब्लम है तो ख्यालात वाली दवाई दी जाएगी। अगर उसको नींद की प्रॉब्लम है तो अगर नींद नहीं आ रही तो नींद की दवाई दी जाएगी, चाहे वो शिज़ोफ्रेनिया से नहीं आ रही, चाहे उसको एंजाइटी की वजह से नहीं आ रही, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से नहीं आ रही, तो दवाई उसको नींद की दी जाएगी, ठीक है ना। तो दवाइयाँ भी इसी तरह ओवरलैप करती हैं, और इसी तरह उसके सिम्टम साइंस भी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब डॉक्टर का जो सिम्टम, हम सिम्टम वाइज भी इलाज करते हैं कि भाई ये नींद नहीं आ रही इस बंदे को, इसको नींद की दवाई दी जाए। यार इसमें एनर्जी नहीं है, ढीलापन है, तो इसको कुछ थोड़ा सा मूड इसका एलिवेट करने की दवाई दी जाए, इसको खुशी की दवाई दी जाए कि खुश हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे अब मिसाल हम देते हैं, टायर्डनेस है, थकावट है। थकावट जो है वो डिप्रेशन का सिम्टम है, ठीक है। लेकिन हर टायर्डनेस जो है वो डिप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। टायर्डनेस, एक औरत आती है किसी के पास और उसका रंग में लाली कम है, तो आप सबसे पहले देखेंगे एनीमिया तो नहीं है उसको। हमारे पास ज़्यादा पेशेंट, रोज़ इतने पेशेंट आते हैं जो कि माइल्जियास, टायर्डनेस, दर्दें हो रही हैं, और ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं। और ऑलमोस्ट मतलब समझे 70-80% लोगों में एनीमिया होता है। अगर आप, जैसे मैं, ज़्यादातर मेरे पास मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, तो उसमें एनीमिया और ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो हर क्लास में एनीमिया ख़वातीन में कॉमन है पाकिस्तान में। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसके लिए एक बड़ी है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पैनिक अटैक होगा तो आपने उसको हार्ट अटैक को एक्सक्लूड करना है। तो अब इसमें मेडिकल क्लियरेंस, इसका हम कहेंगे, इसकी हेडिंग देंगे मेडिकल क्लियरेंस। तो जो है ना, मेडिकल क्लियरेंस जो है वो क्या करेंगे, आप कोई भी मेंटल बीमारी को लेबल करने से पहले तो आप उसकी मेडिकल क्लियरेंस करेंगे। मेडिकल क्लियरेंस कैसे करेंगे कि उसके सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह कराएंगे, ठीक है। आप एक बंदे को हार्ट रेट तेज़ हो रहा है, मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, हार्ट रेट तेज़ हो रहा है, जैसे टैकीकार्डिया है, तो आप उसको है बेसिकली थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है,
अब सब बहुत से लोगों को पता होगा कि थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड में जब ज़्यादा काम करेगा तो उसकी हार्ट रेट तेज़ हो सकता है, तो हम उसको पैनिक अटैक समझ लें, ठीक है। हम उसका थायराइड का इलाज करेंगे तो उसका वो हार्ट रेट ठीक हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम उसके सिंपल ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें एनीमिया भी चेक होगा, फिर थायराइड का प्रोफाइल करेंगे। थायराइड मैंने आपको बताया बहुत सारी आजकल जिस तरह बड़ी तेज़ी से कुछ बीमारियाँ फैल रही हैं, उसमें थायराइड की बीमारी फैल रही है। अच्छा, उसके बाद उसमें हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन्स हैं जो हैं FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मेल के भी टेस्टोस्टेरोन, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, ठीक है जी। अच्छा, तो अब जनाब हम आ जाते हैं कि इनके जो है ना, अब हम चलते हैं, मेरा ख्याल है सबसे पहले आप दोबारा अब हम उसको शुरू से हमने साइंस सिम्टम से शुरू किया था, तो अब हम सबसे पहले चले जाते हैं जी जो डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रेवलेंस दुनिया में कैसी है और पाकिस्तान में कैसी है। तो मैं भी इसको मैं सर्च जब कर रहा था तो उसमें कई स्टडीज़ हैं। एक स्टडी में आया बड़ा हैरान कुन है, बहरहाल मुझे यकीन नहीं है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। तो उसमें है कि जो पाकिस्तान में जो एंजाइटी डिप्रेशन की पॉइंट प्रेवलेंस जो है दोनों सेक्सेस में अगर बात करते हैं तो 33% है, 33.62, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी हर तीन में से एक आदमी को डिप्रेशन है। और विमेन में 45.5%, यानी आधी हर 2 में से एक खातून को डिप्रेशन एंजाइटी है। और मेन में 21%, यानी हर पाँच में से एक बंदे को आप समझिए एंजाइटी है। और वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो डिप्रेशन की जो प्रेवलेंस है वो 5% है और जो एंजाइटी की प्रेवलेंस है 4% है। यानी उन दोनों को मिला लें तो समझ लें 9-10% है, यानी हर 10 में से एक बंदे को दुनिया में एंजाइटी और डिप्रेशन है। सही है नहीं, ये होगी जनाब। तो ये इसका मतलब है, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम तो इसकी तो ये क्यों, अब एक सवाल हमारे जहन में आएगा कि भाई जैसे हमने शुगर की बात की थी, शुगर की वीडियोस हमने 1-2 बनाई, उसमें भी था कि भाई ये क्यों शुगर जो है वो क्यों बढ़ रही है। तो इसी तरह एक सवाल आएगा कि एंजाइटी डिप्रेशन क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में और पाकिस्तान में स्पेशली। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने 2-4 जगहों से इकट्ठे किए हैं और हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया है आपकी रेडिली जो एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी है उसमें आप देख लेते हैं यार फ़लाँ के पास इतने पैसे हैं, फ़लाँ के पास ये गाड़ी है, फ़लाँ ये कर रहा है, इस तरह घर है, इसका इस तरह आ गया है। तो ये मतलब एक किस्म का कंपटीशन पड़ जाता है। आपको पता लगता है कि कितनी दुनिया में सहूलतें हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास ये सहूलतें हैं, मेरे पास नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का भी इसमें आ जाता है इसका, और सोशल प्रेशर भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं कि आपको भी ये नहीं पता यार कल मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों के स्कूल का क्या होगा, शादियाँ कैसे होंगी, घर में ख़रीद पाऊँगा कि नहीं ख़रीद पाऊँगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि रिड्यूस सोशल सपोर्ट, इसमें कि सोशल इंटरेक्शन कम होती जा रही है, ठीक है जी। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क्स, और मतलब है कि पहले हम इकट्ठे रहते थे, पूरा गांव एक दूसरे को जानता था, एक दूसरे की परेशानी में हेल्प करते थे, हमसाए एक दूसरे को जानते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी तो अब अगर बड़े आजकल के जो आप नए इलाके देखेंगे, डिफेंस, बहरिया टाउन, इस तरह के लोग, तो अक्सर हमसाए का नहीं पता होता। तो और ना वो इतना ज़्यादा एक दूसरे से रखना चाहते हैं, इतना ही दोस्ती यारी भी नहीं रखना चाहते। वो उनको होता है कि भाई ये कोई हमारी तरह के लोग नहीं हैं, या हम क्यों इनको अपनी इन्फॉर्मेशन अंदर की दें, इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, कोई चोरी ना करा दे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, एक बच्चे अलग बच्चे बड़ी जल्दी ज़रा से सेट हुए, अलग हो गए। अक्सर फैमिलीज़ में लड़का लड़की मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं सिर्फ, तो उनके साथ कंबाइंड फैमिली सिस्टम का एक सपोर्ट होती थी। बच्चा बीमार हुआ, दादी ने देख लिया, दादा ने देख लिया, चाचे ने देख लिया, चाची ने देख लिया, तो बहुत सारी एक सोशल सपोर्ट थी जो कि ख़राब होती गई, अब ख़त्म होती जा रही है, ठीक है जी, लिविंग अलोन। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब पहले ज़माने में बड़ी खुशी होती है मुझे एक बात से कि मेरे पास ज़्यादातर लोग आते हैं, उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिनाइल में भी होते हैं। जो जब मैं अभी बात शुरू ही करता हूँ ना, जैसे एक माँ और एक बेटा है, और बेटा बता रहा है वो महीने से जी मुझे बुखार हो रहा है, कुछ हालांकि सेहतमंद लग रहा होता है, और मुझे लग रहा होता है कि ये इसको बुखार है, एक्चुअली थर्मामीटर पे नहीं आ रहा, तो मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रहा, या मैं कॉलेज नहीं जा रहा, या मैं स्कूल नहीं जा रहा, और मैं अब बड़ा बीमार हूँ। अब ज़रा मैं बात करता हूँ कि यार कहीं आपको कोई ऐसे नींद कम तो नहीं आती, कोई टेंशन तो नहीं होती, तो माँ भी कहती है नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन कोई नहीं है, ये तो हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है,
ठीक है, अल्लाह का दिया सब कुछ की बात है, नहीं है, अवेयरनेस की बात है। और किसी को भी केमिकल लोचा ही है ना, थोड़ा सा केमिकल को एक नीचे ऊपर हुआ तो बंदा ज़हनी बीमार भी हो सकता है, जिस्मानी बीमार, किसी को भी बुखार हो सकता है, किसी का भी गला ख़राब हो सकता है, तो किसी को भी एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। तो अक्सर फिर कुछ लोग तो ये करते हैं डिनाइल, पहले सारे ही करते थे, क्योंकि मैंने बताया मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व हुई है चीज़, और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग अब खुद आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कोई डिप्रेशन तो नहीं है, मुझे तो मतलब मैंने तो गूगल किया था, या मैंने सोशल मीडिया पे देखा था इस तरह की चीज़ें, या मेरा एक दोस्त कह रहा था, या मेरी कज़न कह रहा था कि यार तुम्हें डिप्रेशन वाले साइन सिम्टम्स हैं। तो वो खुद रेडी होते हैं। और मैंने आज तक अक्सर मैंने डॉक्टर्स को देखा कई दफ़ा दवाई उन्होंने दी होती है, और शायद उन्होंने किसी और वजह के लिए दी होती है, लेकिन उसकी इस तरह की कोई डिप्रेशन या दिमाग पे भी का इफ़ेक्ट होता है, तो लेकिन पेशेंट को नहीं पता होता। तो मैं तो हमेशा पेशेंट से पूरी तरह डिस्कस करता हूँ, और उसकी जो है ना विलिंगनेस लेता हूँ, कि मैं पूछता हूँ हाँ भाई बता, देख लें, आप ले सकते हैं ये दवाई, और ये मैं डिप्रेशन, मुझे शक पड़ रहा है कि आपको डिप्रेशन है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन है कि इसमें कुछ देर दवाई खानी पड़ेगी, महीने 2 के बाद ही तो इसका असर होगा। डिप्रेशन की दवाई का ज़्यादातर ये मसला है कि वो 1 महीना 1.5 महीना लग लेती हैं उसका पूरी तरह असर बॉडी में पूरी तरह असर करने, साइन सिम्टम ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए वो इतनी देर को, अब पेशेंट 2 दिन बाद फिर आ जाएगा, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए ये तो अब बहुत से लोग जो हैं वो विलिंग हैं कि भाई हमारा डायग्नोस करें, हमें बताएं हमें क्या बीमारी है, अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, और हम उसकी कोई दवाई खाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, जो पहले लोग छुपा रहे थे तो वो हमारी नंबर में नहीं आ रहे थे, तो उसी वजह से ही हमारी परसेंटेज बढ़ी है। जब लोग विलिंग हैं कि भाई हमें आप डायग्नोज करें, तो वो फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, ये इसको मैंने इकट्ठे कर दिया। ठीक है, ये मैं स्लाइड्स भी साथ भी लगा दूंगा तो आगे कि डाइट पुअर हो गई है, डाइट का बड़ा रोल है। कुछ डॉक्टर्स तो अब इस पर पूरा बिलीव करते हैं कि ये जो आपकी होती है इंसुलिन स्पाइक्स और ये शुगरी खाने, इसका दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। सही है, तो पुअर डाइट, ठीक है, और रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, और इनसफिशिएंट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सब्सटेंस अब्यूज़, ये कोई नशावर जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में शराब अगर उतनी नहीं पी जाती, और उसकी वजह एक तो मजहबी भी है, लेकिन उसकी ज़्यादा मुझे तो लगता है कि एक्सेसिबिलिटी मिलती नहीं है, महंगी है, गरीब आदमी इस तरह आसानी से पी नहीं सकता। तो आप वो देखें, हर दूसरे बंदे ने पान पकड़ा होता है, पान खा रहा होता है, पान में भी थोड़ा बहुत नशा होता है। तो ये जो है पान के अलावा नस्वार में भी थोड़ा सा नशा होता है। तो देखिए हर बंदे ने मुंह में तो कोई ना कोई वो दिमाग पे असर करने वाली चीज़ ले रहा होता है, और उससे भी थोड़ा सा एंजाइटी या वो दिमाग पे असर करने वाली चीज़ें हैं ना, ये सारी जो तंबाकू है, जो ये नस्वार है, ये सारा स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब दिमाग पे असर करती है ना, एक किस्म की दवाइयाँ ही हैं। और उसको आप जब रेगुलर बगैर वजह के खाते रहते हैं तो वो आपके दिमाग पे असर करती है। अच्छा, अब वही मैं बता रहा था, स्टिग्मा कम हो गया इस पे, जो कि किसी को डिप्रेशन, क्योंकि सब लोगों को पता लग गया किसी को भी डिप्रेशन होगी, बड़े बड़े लोगों को भी डिप्रेशन हो रही है, बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को। तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, यार अगर उसको हो सकती है तो मुझे भी हो सकती है। तो इस तरह का अब ये नहीं है, स्टिग्मा नहीं है कि भाई नहीं इसको तो यार डिप्रेशन हो गई है तो यार ये तो ठीक है, हो सकता है अभी भी है कि उससे शादी करना मुश्किल है, उसको लड़की को डिप्रेशन मशहूर हो जाए तो शायद शादी करने के लिए सारे लोग नहीं राज़ी होंगे उससे, लेकिन कम हो गया थोड़ा सा। ठीक है जी, और वही है, अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, ओपननेस, मेंटल हेल्थ के बारे में ओपननेस हो गई। ठीक है, अच्छा, पहले अंडर रिपोर्टिंग थी इसलिए भी वो कम लगता था, लेकिन ओवरऑल वैसे बड़ी भी है, मेरा ख्याल है ये सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी ये एंजाइटी डिप्रेशन बड़ा ज़रूर है, मेरा अपना ख्याल है बड़ा है। और जो कोविड के ज़माने में जो लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, और उसका कहते हैं स्ट्रेसफुल कोई इवेंट होता है, जब लाइव इवेंट ऐसा कोविड तो लोगों ने सोचा भी नहीं था, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोगों तो वो एक इतना बड़ा स्ट्रेस पड़ा था। बच्चे रोज़ सुबह जाते थे कॉलेजों में, स्कूलों में, कब में सैर सुर करके आते थे, पढ़ते थे, इन्जॉय करते दोस्तों में, वो एकदम बंद हो गया, घर बैठे। तो बहुत से लोगों को जब उससे क्या है कि जिसकी जेनेटिक या बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है, यानी किसी बंदे को डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है, उसकी विरासत में आ रही है, तो जब उसको ऐसे हालात पड़ते हैं, कोई उसको स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, तो उसको मतलब 2 बंदे हैं, दोनों को ऐसे ही हुआ, तो एक बीमार हो जाता है मेंटली, उसको डिप्रेशन होती है, दूसरे की विरासत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें नहीं वो एंजाइटी डिप्रेशन आ रही, तो उसको नहीं होगी। ठीक है, तो विरासत में आ रही है, जैसे ब्लड प्रेशर विरासत में आ रहा है या ब्लड शुगर विरासत में आ रही है, और साथ उसने खाबे भी इस तरह के लगाए हैं
या तो उसको बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर वो बहुत अपनी एहतियात करे तो हो सकता है विरासत में आया हुआ ब्लड प्रेशर ना हो, उसके बीमारी उसमें ज़ाहिर ना हो। अच्छा जी, अब जनाब ये हम पहले मेडिकल क्लियरेंस हो गई जब मैं बता रहा था। अच्छा, उसके बाद ये कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो इसके कॉज या रिस्क फैक्टर, जैसे हम पहले भी अब जब बात कर रहे हैं कि एक क्रॉनिक कोई इलनेसेस होगी, किसी कोई बहुत ज़बरदस्त सीवियर, उसको इवन मोटापा ही हो गया, किसी को बहुत सीवियर शुगर हो गई, कैंसर, कोई भी ऐसी बीमारियाँ, कोई मस्कुलर कोई वीकनेस, माइल्जियाज, कोई इस तरह की बीमारियाँ होती हैं जो बड़ी क्रॉनिक होती हैं, बंदा ठीक भी नहीं होता और बंदा मतलब है कि ना ठीक होता है और लंबी चलती जाती है। तो इससे भी होगा। जॉब, आपके बॉसेस बड़ा सख्त है, वो आपका वो है, टारगेट्स हैं हमारे पास। तो जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो जी हमने इतनी दवाई बेचनी है, हमारे टारगेट है, तो स्ट्रेस में एंजाइटी बढ़ेगी। कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, किसी बंदे को बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, थोड़ी सी बात से एंजाइटी किसी को नहीं होती, ठीक है जी। और ये जेनेटिक और ब्रेन केमिस्ट्री, वो मैं बताया था कि ये जो केमिकल लोचा है, ठीक है, ये जो यही है ना, ये आपकी ये जो आपकी डोपामीन वगैरह और इस तरह के ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके ऊपर नीचे होने से ही ये सारी गड़बड़ होती है। अच्छा, फिर मैंने जैसे हमारी पहले भी बात हुई, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कोई ऐसा हादसा हो जाए या माँ बाप या पेरेंटिंग, आपको पालने का तरीका, माँ बाप बहुत सख्त हैं, रोज़ मार पड़ती है बच्चों को, ठीक है, और इर्द गिर्द की कैसी सराउंडिंग है, आप सारे कज़न कुज़न दादा दादी के साथ पले हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, बड़े अच्छे माहौल में हैं, तो आप हो सकता है आपको एंजाइटी कम हो। और अगर बड़ी स्ट्रिक्ट सी माहौल है, सराउंडिंग में बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है बाद में उस एंजाइटी में डेवलप हो जाए, आप जल्दी हो। वो ये जैसे बात पहले भी, अल्कोहल, शराब रेगुलर पी रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं, उसमें भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है। अब आपको कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, कोई जैसे आप इवन कोई मेंटली वीक हैं, आपका IQ कम है, ठीक है ना, तो कोई स्पेशल आप चिल्ड्रन है, तो उसमें आपको उसमें एंजाइटी होने का चांस बढ़ जाएगा, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आगे को केमिकल, वही केमिकल इम्बैलेंस का मतलब केमिकल लोचा जो है, ठीक है जी। हाँ, तो सबसे जब हम इसकी मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट जो है इसकी, वो कैसे होगी कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि सबसे पहले तो आपको बताया था, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो क्लियर हुआ और पता लग गया कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, यानी एंजाइटी डिप्रेशन है। अच्छा, उसके बाद जैसे कैंसर, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर है, तो कैंसर की दवाइयाँ भी डिप्रेशन करती हैं, तो आपने उसको भी देखना है, उसके कैंसर खुद भी डिप्रेशन करता है। अच्छा जी, उसके बाद कीमोथेरेपी भी डिप्रेशन करती है, और कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है किसी को, वो भी डिप्रेशन करती है। और कुछ दवाइयाँ हैं जैसे बीटा ब्लॉकर हो गई, कई चीज़ें हैं वो भी डिप्रेशन करती हैं। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है डिटेल्ड जो है ना मेडिकल हिस्ट्री। अच्छा, डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और उसमें जब उसमें स्पेशल मेंटल जो सिम्टम्स वगैरह आप जब लेंगे, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ज़रूर नोट करेंगे। जैसे आप पूछेंगे इसमें कि भाई कहीं खुदकुशी, सुसाइडल कोई आपको ज़हन में नहीं आया, आपने पहले कभी अटैम्प्ट तो नहीं ऐसी कोई की, ठीक है। और इस तरह कौन सी, जब दवाइयाँ लिखने लगेंगे तभी आप उससे पूछेंगे भाई तुम पहले कौन सी दवाइयाँ खाई हैं, तो किसी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट है, वही दवाई आप दोबारा लिख दें, और किसी दवाई से फ़ायदा हुआ है तो वो भी दवाई आप दोबारा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर नींद जो है वो अगर उसको नहीं आती, तो मैं आज तक वैसे नींद की दवाई देने के बिल्कुल हक़ में नहीं रहा। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर आमिर रहमान से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मेंटल कोई प्रॉब्लम को जब तक आप नींद ना ठीक करेंगे किसी की, तो आप मेंटल प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, तो जो है उसके बाद अगर पेशेंट जो है वो सोएगा सही, तो उस बहुत सारी दवाइयाँ उसको कम हो जाएंगी। अगर मरीज़ को पहले नींद सही आती है एंजाइटी डिप्रेशन का, फिर उसको आप नींद की दवाई नहीं दोगे। लेकिन अगर उसको नींद नहीं आती तो पहले आप उसकी नींद ठीक करेंगे। अच्छा, वो जैसे बताया, कोई पुरानी दवाइयाँ अगर वो उसने खाई हुई हैं, उसकी सारी बातें, साइड इफ़ेक्ट, डोजें, हर चीज़ आप और रिकॉर्ड करेंगे आप, ठीक है। आप चाहे कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करें या ये हार्ड कॉपी पे रिकॉर्ड करें, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और
इस तरह आप यूजुअली एक दवाई से शुरू करेंगे, मोनोथेरेपी से, सही है, उसकी सबसे कम डोज से, और उसके बाद आप देखेंगे और उसको कुछ देर, ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट, उसकी सारी चीज़ें आपको पता लगती जाएंगी कि वो कैसा पेशेंट कैसा टॉलरेट कर रहा है। अब हम मिसाल लेते हैं, जैसे इसाटोलोप्राम है, तो आप उसको यूजुअल डोज उसकी 10 मिलीग्राम या फिर कई लोग 20 मिलीग्राम में भी देते हैं, तो आप 5 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे, कुछ दिन हफ्ता उसको 5 मिलीग्राम दे देंगे, और वो अगर टॉलरेट कर रहा है और अगर उसको नहीं फ़ायदा हो रहा तो आप 10 मिलीग्राम पे ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हर पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे वही SSRIs हैं, तो आप उसको बता देंगे पहले भी, इस तरह हो सकता है, नोज़िया फील हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, डिजीनेस, कुछ सेक्सुअल सिम्टम, ये चीज़ें हो सकती हैं, और आप पानी शानी ज़्यादा पीते रहें, च्युइंगम खाते रहें, ठीक है। और कई डॉक्टर्स उसको रात को मेडिसिन देनी शुरू करते हैं ताकि नींद आ जाए, तो मरीज़ को इतना पता भी ना लगे, ठीक है। तो अब अगर आप उसको, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अगर अनबेरेबल हैं, अगर उसको दवाई आपने दी 2-4 दिन में उसको इतने मसाइल पैदा हो गए, तो आपको मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए। अच्छा, अब नींद के लिए, एक नींद इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं फिर हम इसके लिए अलहदा वीडियो भी बनाएंगे कि जिनको नींद नहीं आती, इवन डिप्रेशन में और डिप्रेशन के अलावा भी तो उसके लिए भी नींद के लिए, नींद के बड़े अच्छे जो है ना, इस पे एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा, तो अब जो है एक इसके लिए आप ये करेंगे, जिसको नींद नहीं आती उसको कहेंगे सोने से पहले 2-3 घंटे आपने स्मोकिंग नहीं करनी, सिगरेट नहीं पीना। अच्छा, खाना भी 2-3 घंटे बेड पे जाने से पहले खा लेना, चलते फिरते रहना, ताकि वो हज़म भी हो जाए। अच्छा, और वही गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो होता है, जो एसिडिटी आ जाती है गले में, तो वो भी आपको नींद नहीं, सोने नहीं देती। अच्छा, उसके साथ ख्वाबें भी आएंगी और आपको नींद नहीं आएगी, सही है। अच्छा जी, और मिल्क प्रोडक्ट का फ़ायदा होता है, कोई नीम गर्म दूध ले सकते हैं, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह है तो योगर्ट बेस्ट है, योगर्ट ले सकते हैं। तो योगर्ट में ये है कि योगर्ट में कैसीन भी होती है, और योगर्ट में मेलाटोनिन भी होता है, और योगर्ट से इसलिए योगर्ट से कई लोगों को बड़ा सही नींद आती है, उससे एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, आपका एसिड भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बहुत फ़ायदे हैं। डॉक्टर आमिर रहमान इसको बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आपने जो हर पेशेंट के लिए या हर पेशेंट के सिम्टम के मुताबिक आपने दवाई चूज़ करनी है, सही है। तो अगर किसी कोई कमज़ोर बंदा है, कोई मरीज़ कमज़ोर है, तो अगर उस किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट में भूख लगना है, वेट गेन होना है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदा पहले वेट ज़्यादा है उसका, और तो उसको ऐसी दवाई आप नहीं दे सकते जिससे वेट गेन होगा। एक बंदा डायबिटिक है, तो किसी चीज़ से भूख लगेगी या तो तब भी आप उसको नहीं देंगे, क्योंकि भूख लगेगी तो डायबिटीज़ उसकी वर्स होती जाएगी, सही है। तो एक दवाई पहले देंगे, अगर उस दवाई की फिर डोज बढ़ाएंगे, अगर उस दवाई से पूरा फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप दवाई जो है उसकी दवाई जो है ना, वो एक दूसरी दवाई ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसको कहते हैं, इसको ऑगमेंटेशन कहते हैं, सही है। और उसके बाद प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में फिर और है कि भी कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ दवाइयाँ फ़ायदा देती हैं, कुछ स्मोकिंग छोड़ने में फ़ायदा देती हैं, जैसे बुप्रोबियोन है, वो स्मोकिंग को छोड़ने में फ़ायदा देती है, ठीक है। ड्यूलॉक्सीटीन जो है वो पेन के लिए, फाइब्रोमाइल्जिया वगैरह की पेन को फ़ायदा देती है। अच्छा, एमिट्रिप्टाइलिन जो है एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन माइग्रेन को ठीक करती है। और जो है ना, जो एंटी डिप्रेसेंट, अच्छा, और इसके अलावा यह है कि जो चिल्ड्रन, टीनेजर और यंग एडल्ट्स हैं, उन्हें जब एंटी डिप्रेसेंट देते हैं तो वक्ती तौर पे सुसाइड होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए उसमें आपने उन पे नज़र रखनी है, ज़्यादा एहतियात करनी है कि भाई इनको ये दवाई दी है, और इस तरह। तो इसमें फिर होता यही है कि अब एक मेडिसिन की दवाइयों का इलाज होता है, एक आपकी थेरेपीज़ होती हैं, साइकोथेरेपीज़ वगैरह, साइकोलॉजिस्ट वगैरह आ जाते हैं उसमें, और एक लाइफस्टाइल चेंजेस भी आ जाती हैं इसमें, जैसे एक्सरसाइज करनी और नींद पूरी रखनी और हेल्दी खाना खाना, ठीक है जी। तो जो दवाइयाँ जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं जो समझता हूँ कि जो, क्योंकि हम पुराने देर से डॉक्टर हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो इसमें जो पुरानी मेडिसिन है वो बेहतर हैं, सही है। और वो उनकी सेफ्टी आपको पता होता है, भाई ये बड़े सालों से 30 सालों से यूज़ हो रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़ी सेफ़ है। और वही जैसे मैंने पहले बताया था, ये थोड़ी सी रिपीट हो रही बात कि डोज़ हाफ़ होगी, प्रेशर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 महीना, 1.5 महीना, 6 हफ्ते तक अगर उसको आप साइन सिम्टम उसकी सही पता लग जाता है कि दवाई असर कर रही है कि नहीं कर रही,
तो उसके बाद जो है ना 1 महीने तक उसकी ब्लड लेवल अचीव होता है और उसकी वो ट्रीटमेंट हीलिंग शीलिंग करेक्टिंग जो उसके सिम्टम्स हैं वो करेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और सॉर्ट जो केमिकल इम्बैलेंस है आपका ब्रेन का, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी का जो है ना वो 4 से 6 हफ्ते लगते हैं उसको। और बिफोर स्टार्टिंग स्लीप मेडिसिन डिस्कस स्लीप हाइजीन, सही है। तो ये जो है जो आप इसको करेंगे स्टार्ट करेंगे जो जो उस सूरत में मेडिसिन पहले बाद में आप शुरू करेंगे, पहले आप उसकी स्लीप हाइजीन एक चीज़ है, ठीक है। तो आपका एक तो कमरा जो इसमें आप सो रहे हैं उसका टेम्परेचर सही होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, सही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको दोपहर 1-2 बजे के बाद आपको कोई चाय कॉफ़ी स्मोकिंग ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, कैफ़ीन वगैरह नहीं लेनी चाहिए। इससे आप एक बजे के बाद तक, ठीक है, 1 बजे के बाद आप लेंगे तो वो बड़ी देर तक असर रहेगी। आप गूगल करके देख लीजिए, कैफ़ीन जो है उसका बड़ी देर तक 6-8 घंटे तक असर रहता है, तो वो रात को भी नींद नहीं आएगी, ठीक है। और आपने जो है पूरा 6 हफ्ते कम से कम इंतज़ार करना है एक दवाई का पूरी तरह यूज़फुल होने के लिए, उसके पूरे तरह इफ़ेक्ट्स होने के लिए रेगुलर दवाई लेनी चाहिए, ठीक। साइड इफ़ेक्ट छोटे मोटे टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएंगे, सही है जी। और अगर मतलब एक के साथ मैंने बताया ऑगमेंटेशन बता दिए, साइकोथेरेपी साथ लगा लेंगे, और ये अल्कोहल या रिक्रिएशनल जो ड्रग्स हैं वो आपने साथ नहीं लेनी, सही है। तो अब मेडिसिन्स जो हैं उसके नाम भी आपको थोड़ा सा ग्रुप्स बता देता हूँ। और जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मेडिसिन जो है वो आपको डॉक्टर्स ही साइकियाट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब करेंगे या आपके फैमिली फिजिशियन भी करेंगे। तो इसलिए आपने तो ये, लेकिन ये इसको जो हमारी वीडियो है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए उसमें यह है कि कुछ किस्म के जो आजकल चल रही हैं आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयाँ, उसके हम थोड़ा सा ग्रुप्स बता देते हैं। तो पहले नंबर पे जो सबसे आजकल इन है वो हैं SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। उसमें सबसे मशहूर जो है फ्लॉक्सीटीन है, प्रोजैक के नाम से भी बाहर के मुल्कों में चलती है, सीटालोप्राम है, इसिटालोप्राम है, ठीक है जी, सार्टेलिन है, ये भी बड़ी पाकिस्तान में भी बड़ी चलती है। पाकिस्तान में ज़्यादा इसाटोलोप्राम ज़्यादा चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं जी SNRIs यानी सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें डिलॉक्सिटीन है और ये इस तरह के ग्रुप्स हैं। फिर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं, ट्रेजोडोन वगैरह जो है ना, ठीक है, और ये बुप्रोपियोन जो है। उसके बाद आ जाए मोनोम्यून ऑक्सीडेज इनहिबिटर, सही है जी। तो उसके बाद ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है ना, इसमें आ जाती है कुछ फूड्स के साथ इनकी हो जाती है, चीज़ वगैरह के साथ इनकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये इतने पॉपुलर नहीं रहे। बीटा ब्लॉकर जो है वो भी प्रोपेनोलॉल भी वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा इसमें चलती हैं। तो इसकी दवाइयों में ये है कि दवाई खाने में बिल्कुल जो है ना हेजिटेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब दवाई दें तो खा लेनी चाहिए और पेशेंट रहना चाहिए, चुप करके एक दवाई खानी चाहिए, कोई 1.5-2 महीने खा के फिर एनालाइज करना चाहिए। पेशेंट को यही लगता है कि यार पेशेंट तो साइकियाट्री का पेशेंट है तो वो तो बेचारा थोड़ा सा आप समझे बेचैन और वो इतनी जल्दी खुश नहीं होता, लेकिन पेशेंट के साथ वाले जो उसके अटेंडेंट्स हैं, उसके जो भाई बहन माँ बाप मियाँ बीवी, उनको पता लग जाना चाहिए। तो ज़्यादा पता लगता है भी पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है। अगर पेशेंट को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वेट करना चाहिए, बंदे को पेशेंट रहना चाहिए उसके बाद, और वो दिनों दिन ठीक होता रहेगा। और एक बार ठीक हो जाए तो फौरी तौर पे दवाई जो है ना वो बंद नहीं करनी चाहिए, ताकि उसके फ़ायदे लेने चाहिए। अब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लोग सालों साल से खा रहे हैं, शुगर की सालों साल से खा रहे हैं, दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं, और बीमार आर्थराइटिस की। तो अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ साल 2 साल 3 साल खा लेंगे, अब जिन हालात की वजह से आपके जो मसाइलों की वजह से जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुई है या आपकी पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी केमिकल पक्का लोचा है, तो चुप करके खाते रहें। और अगर आपके हालात बेहतर हो जाते हैं, आपकी पहले जॉब का मसला था, जॉब लग जाती है और आप बड़े खुश हो जाते हैं, जॉब बदल लेते हैं, अपना बिजनेस कर लेते हैं, आपको लगता है आपके हालात ठीक हो गए हैं तो आप दवाई छोड़ सकते हैं। लेकिन वो भी डॉक्टर की सुपरविजन में। एकदम दवाई छोड़ेंगे तो कई दवाइयों के विड्रॉल होते हैं, उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर वक्त डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें और उसके साथ दवाई शुरू करें, दवाई कंटिन्यू करें, दवाई बंद करें, सब कुछ डॉक्टर साहब के मशवरे के मुताबिक करें। लेकिन जी बहुत आज कुछ वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी थी
और अभी इस नींद के बारे में एक मैं आपको फिर एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों को नींद नहीं आ रही। तो बहुत शुक्रिया जी।